गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए जी, आगे डिस्कस करें बेटा। लास्ट टर्न वी डिस्कस ट्रांजिस्टर. Transistor is a three-terminal device and terminal are emitter, base and collector. ध्यान देना, थ्री डिफरेंट रीजन होंगे और तीनों रीजन की डोपिंग डिफरेंट होती है और साइज डिफरेंट होती है। डोपिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम डोपिंग एमिटर एंड मिनिमम डोपिंग बेस। साइज की बात करें, मैक्सिमम साइज कलेक्टर एंड मिनिमम साइज बेस। नाउ ट्रांजिस्टर have two junction, base emitter junction, base collector junction, and according to biasing, transistor have four different mode. If base emitter junction forward and base collector junction reverse, this is known as active mode. And active mode transistor work as an amplifier. Both junction forward saturation mode, both junction reverse cut off mode. तो अपना यहाँ तक हमने बाइसिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर के फोर मोड बता दिए थे। चलिए अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा हम वर्किंग डिस्कस करते हैं इन एक्टिव मोड। जब भी हम वर्किंग की बात करेंगे वी डिस्कस वर्किंग इन एक्टिव मोड, बिकॉज इन एक्टिव मोड ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। और हम एक्टिव मोड क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्रांजिस्टर की जो मेन एप्लीकेशन है वह है एम्पलीफायर। इधर आप ध्यान से देख रहे होंगे, पुट कैमरा लो। क्यों मेरा फोटो नहीं आ रहा क्या? अब सही है, आ रहा है? ठीक है, आएगा बेटा, आएगा, वो तो आएगा, कहाँ जाएगा। समझना बेटा, एक डायग्राम या प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है और इससे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा डायग्राम से समझा रहा हूँ। वी यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन, पी मेजॉरिटी होल और एन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। बेटा जब भी हम ट्रांजिस्टर डिस्कस करते हैं वी कंसीडर ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कंसीडर नहीं करते। नाउ डायग्राम में देखना, डायग्राम में देखना बेटा, यह है जंक्शन बिटवीन बेस एमीटर, यह है जंक्शन जो डॉटेड लाइन है, इसी जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। फॉर एक्टिव मोड बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। तो बाइसिंग करनी पड़ेगी एंड बाइसिंग करने के लिए हमें एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। मैं बाइसिंग कर रहा हूँ, बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। देन फॉर फॉरवर्ड बायस P connected positive, N connected negative terminal of external battery। बेटा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर को नेगेटिव सप्लाई करेगा एंड ड्यू टू नेगेटिव दिस बेस एमीटर जंक्शन बिकम फॉरवर्ड। इस जंक्शन को रिवर्स करना है एंड फॉर रिवर्स बायस एन कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है। ये कलेक्टर है। तो हमने बैटरी लगा के बायस कर दिया। ध्यान देना, बेस एमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना बेटा। बैटरी का नेगेटिव जो हमने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है, दिस एक्सटर्नल बैटरी कंप्लीटली फिनिश द, या ऐसे समझिए ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी बैरियर वोल्टेज कंप्लीटली फिनिश। ध्यान देना, बेस एमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस एंड वी नो इन फॉरवर्ड बायस एक्सटर्नल बैटरी completely finish the barrier voltage, so majority charge carrier easily cross the junction। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो एक्सटर्नल बैटरी ने जंक्शन के बैरियर को कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। और जब बैरियर कंप्लीटली फिनिश होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली क्रॉस द जंक्शन।
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमिटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम एमिटर मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, and junction is in forward bias, so emitted electron easily cross the base emitter junction and enter in base region. Emitted electron easily cross the base emitter junction and enter in base region. तो बेटा जो हमने इधर नेगेटिव वाली बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी का वर्क होता है जंक्शन को फॉरवर्ड करना, और इसी बैटरी की वजह से चार्ज के इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट होगा, एमिट होकर बेस में आएगा। पर ध्यान देना, बेस का जो होल है बेटा, ध्यान देना, जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में जंक्शन के दोनों साइड के मेजॉरिटी पार्टिसिपेट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन एमिटर यदि इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस जा रहा है तो होल वो भी बेस से एमिटर की तरफ आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस जा रहा है तो होल भी बेस से एमिटर आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्रॉस द जंक्शन। बट वी नो इन ट्रांजिस्टर doping in base region is very low compared to emitter. डोपिंग में बेस रीजन में डोपिंग बहुत स्मॉल होती है, और डोपिंग स्मॉल होने की वजह से बेस में चार्ज के होल इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। ध्यान देना बेटा, एमिटर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एमिटर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कंपेयर में बेस में होल बहुत कम अमाउंट में होंगे, क्योंकि एमिटर के रेस्पेक्ट में बेस की बहुत लो डोपिंग होती है। इट मींस एमिटर से जितने इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल अमाउंट में होल बेस से एमिटर में आएंगे। इसलिए करंट में हम होल के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करते। सॉरी। चलिए आगे स्टार्ट करें। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन से एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, एमिट होकर किस में आया, बेस में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट होकर बेस में आएगा, इन बेस रीजन एमिटेड इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बेटा बेस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में आएगा तो बेस में आते ही वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बिहेव करेगा, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो उसी अट्रैक्शन की वजह से बेस का इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर में मूव करना स्टार्ट करेगा। बेटा कौन जा रहा है, बेस का इलेक्ट्रॉन, एंड बेस इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। In p-type semiconductor, minority charge carrier, and we know in reverse bias minority charge carrier easily cross the junction. तो जो चार्ज कैरियर एमिटर से बेस में आता है वही चार्ज कैरियर बेस से कलेक्टर में शिफ्ट होगा। याद रखना, कलेक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से बेस नहीं जाएगा, कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से बेस नहीं जाएगा, बिकॉज इन कलेक्टर इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। केवल बेस में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो एमिटर से एमिट होकर बेस में आए हैं वही इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर में शिफ्ट होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट हुए, बेस में आए, और बेस से होते हुए कलेक्टर में शिफ्ट हुए। बट बेस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। और जब इलेक्ट्रॉन होल वाले रीजन से होते हुए कलेक्टर में जाएगा तो बेस रीजन इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइन। बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा। कितना रिकॉम्बिनेशन होगा, डिपेंड ऑन साइज एंड डोपिंग ऑफ बेस। हम प्रैक्टिकली बेस की डोपिंग और साइज को इतना स्मॉल रखते हैं कि ओनली 2 से 5%, only 2 से 5% emitted charge carrier recombined in base.
बेस की डोपिंग और साइज को इतना स्मॉल रखा जाता है कि एमिटेड का केवल 2 से 5% चार्ज कैरियर ही बेस में रिकम्बाइन होता है और रिमेनिंग चार्ज कैरियर शिफ्टेड कलेक्टर। बेटा परसेंटेज है, देन वी कंसीडर 100 इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम एमिटर, 4 इलेक्ट्रॉन recombine in base and 96 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड कलेक्टर। कितना परसेंट? 4%। हम 4% कंसीडर कर रहे हैं। 100 एमिट हुआ, बेस में 4 रिकम्बाइन हुआ और 96 कलेक्टर पे शिफ्ट हो गया। तो ये प्रोसेस होगा इनसाइड द ट्रांजिस्टर। अब सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी वो समझिए। When electron emit from emitter, then in emitter region इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमिटर रीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। बेटा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमिटर रीजन को उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जितने इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हुए हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन सप्लाई बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यदि बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे तो इससे करंट फ्लो होगी। बेटा करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगी तो एमिटर से करंट बाहर आएगी एंड दिस करंट इज एमिटर करंट। चाहिए अब बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए। यदि बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं तो बैटरी को वापस 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 100 कहां से आएंगे? ध्यान देना बेटा कलेक्टर पे एक्स्ट्रा 96 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर पे शिफ्ट एक्स्ट्रा 96 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन से यही 96 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव तक आ जाएंगे। मींस 96 इलेक्ट्रॉन आएंगे कलेक्टर की तरफ से, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो करंट अंदर आएगी एंड दिस करंट इज आईसी। कितने बचे? 4। 4 बचे और 4 आते हैं बेस रीजन से। कैसे आएंगे समझना, ध्यान देना बेटा जब इलेक्ट्रॉन बेस रीजन से होता हुआ कलेक्टर पे शिफ्ट हुआ था देन इन बेस रीजन 4 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद 4 होल। मींस इन बेस रीजन 4 होल की डेफिशिएंसी हुई है and hole deficiency always compensate by hole produced due to breaking of covalent bond। बेटा होल इमेजिनरी चार्ज कैरियर है, होल कभी वायर के थ्रू मूव कर ही नहीं सकता। तो होल की डेफिशिएंसी हमेशा बॉन्ड ब्रेक होने से जो होल प्रोड्यूस होते हैं वही कंपनसेट करते हैं। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन बेस रीजन and due to breaking of covalent bond both electron hole are produced। 4 hole compensate the deficiency of hole in base region। बेटा होल वो तो होल की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर देंगे और जो उनके इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा। मींस इधर से आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ होगी एंड दिस करंट इज बेस करंट। क्लियर है? समझ में आया? तो करंट की डायरेक्शन देखी, ध्यान देना बेटा अब तीनों टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है तो मैं तीनों करंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एमिटर करंट का मीनिंग होता है करंट फ्लो ड्यू टू एमिटेड चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर रीजन। एमिटर चार्ज की एमिटर रीजन से जितने चार्ज कैरियर एमिट होंगे प्रोड्यूस करंट इज एमिटर करंट। करंट प्रोड्यूस ड्यू टू कलेक्टेड एमिटेड चार्ज कैरियर इज कलेक्टर करंट। एमिटेड के जितने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी आएंगे प्रोड्यूस कलेक्टर करंट एंड करंट प्रोड्यूस ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ एमिटेड चार्ज कैरियर इन बेस रीजन प्रोड्यूस बेस करंट। बेस में जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उससे प्रोड्यूस करंट बेस करंट। तो बताइए सबसे ज्यादा करंट कौन सी होगी?
सबसे ज्यादा करंट बेटा, सबसे ज्यादा करंट होगी एमिटर करंट, उसके बाद होगी बेस करंट, और इन सॉरी एमिटर करंट, उसके बाद होगी कलेक्टर करंट, और इनके रेस्पेक्ट में बेस करंट बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, याद रखना बेटा, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और एमिटर के अपोजिट होती है। यदि एमिटर करंट ट्रांजिस्टर से बाहर आ रही है तो बेस और कलेक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी। यही मान लिया यदि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, ये मैंने एम्पियन समझाया है, यदि यही पीएनपी होता तो केवल करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी प्रोसेस सेम होता। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर एमिटर से करंट इंटर होगी तो बेस कलेक्टर से करंट बाहर आएगी। क्लियर है? इसकी वर्किंग बेटा यहाँ पूरी वर्किंग लिखी हुई है, तो हम बोल सकते हैं इन ट्रांजिस्टर एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और ध्यान देना बेटा, एमिटर कलेक्टर के रेस्पेक्ट में बेस बहुत स्मॉल होता है तो बेस करंट इज नेग्लिजिबल, तो बोल सकते हैं एमिटर करंट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कलेक्टर करंट बिकॉज बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। बड़ा कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट का क्या मतलब है? जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर को यूज में लेते हैं, बेटा यूज में लेंगे तो हमें उसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी। बाइसिंग करने का मतलब है बैटरी लगानी पड़ेगी। दो जंक्शन है तो दो बैटरी यूज में लेते हैं। एक बैटरी इनपुट साइड देंगे, एक बैटरी आउटपुट साइड देंगे, या यूं कहो दो बैटरी काम में लेंगे और एक बैटरी को कनेक्ट करने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, तो दो दो बैटरी को कनेक्ट करने के 4 टर्मिनल चाहिए। या फिर ऐसे सोचो, ट्रांजिस्टर की मेन एप्लीकेशन क्या है? ट्रांजिस्टर मेन एप्लीकेशन इज एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर मेन एप्लीकेशन इज एम्पलीफिकेशन, मींस हमें सिग्नल का एम्पलीफाई करना है, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। तो एसी सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए दो टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी और आउटपुट लेने के लिए भी दो टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, 4 terminals are required, 2 for input and 2 for output, but transistor have only 3 terminals. Transistor have only 3 terminals and required are 4 terminals. तो हम ट्रांजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल को इनपुट आउटपुट दोनों में कॉमन कर देते हैं, और जिसको कॉमन करते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। फर्स्ट डायग्राम देखना बेटा, ये जितने भी ट्रांजिस्टर है सब एनपीएन है क्योंकि सब में एरो बाहर आ रहा है। फर्स्ट डायग्राम में देखो बेटा, ये टर्मिनल है एमिटर, ये टर्मिनल है कलेक्टर, और ये टर्मिनल है बेस। बताओ कौन सा टर्मिनल है जो दोनों साइड यूज हो रहा है? बेटा बेस टर्मिनल दोनों साइड यूज हो रहा है, इट मींस हमने यहाँ बेस को कॉमन किया है, तो दिस इज नोन एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड डायग्राम में देखेंगे तो ये एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। Which terminal is common? Emitter is common, so this is known as common emitter configuration. यहाँ देखोगे कलेक्टर को कॉमन किया है, if कलेक्टर कॉमन तो दिस इज नोन एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर जो 3 टर्मिनल और हम इंडिविजुअल तीनों को कॉमन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन टर्मिनल ट्रांजिस्टर हो 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। अब ध्यान देना, इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिफरेंट, करंट गेन डिफरेंट, वोल्टेज गेन डिफरेंट, पावर गेन डिफरेंट, एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर सेम एम्पलीफाई करता है, बेटा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा एम्पलीफिकेशन कॉमन एमिटर में होता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं।
तो एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी भी डिफरेंट होती है, क्योंकि एम्पलीफाई कितना करेगा वो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा एम्पलीफिकेशन कॉमन एमिटर में होता है, इसलिए हमारे सिलेबस में केवल एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉमन एमिटर। हमारे सिलेबस में केवल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी एग्जाम में कभी कभी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले तीनों कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को डिफाइन कर रहे हैं। करंट गेन, बेटा करंट गेन की बात करें तो करंट गेन का मीनिंग होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। करंट गेन का मीनिंग होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ध्यान देना, यदि कॉमन बेस की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड सर्किट इनपुट सर्किट एंड राइट साइड सर्किट आउटपुट सर्किट। तो बताइए आउटपुट में कौन सी करंट? कॉमन बेस में बात कर रहे हैं, कॉमन बेस में बेटा आउटपुट में करंट है कंडक्टर करंट और इनपुट में करंट है एमीटर करंट। तो इन कॉमन बेस करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फा का मीनिंग है आउटपुट अपॉन इनपुट मींस आईसी अपॉन आईई। अल्फा करंट गेन याद रखना, इन कॉमन बेस करंट गेन आईसी अपॉन आईई। इन कॉमन एमीटर करंट गेन रिप्रेजेंट बाय बीटा। आउटपुट में कौन सी करंट? जो टर्मिनल कॉमन है, कॉमन कॉमन टर्मिनल की करंट इनपुट आउटपुट दोनों में यूज नहीं होगी। तो कॉमन एमीटर में देखोगे तो आउटपुट में आईसी इनपुट में आईबी। तो करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे आईसी अपॉन आईबी। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर इज कॉमन, आउटपुट करंट आईई इनपुट करंट आईबी। तो करंट गेन को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे आईई अपॉन आईबी। तो इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन आर डिफरेंट। अब बताइए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 या मोर देन 1? वी नो बेटा एमीटर के, क्या कर रहे हो यार बेटा, मोर क्यों आएगी? एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर करंट तो कमी होती है ना। जितने चार्ज कैरियर एमिट होंगे क्या उससे ज्यादा संग्रह कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे क्या? बेटा कलेक्टर करंट लेस देन एमिटर करंट, सो अल्फा लेस देन 1, बीटा मोर देन 1 एंड गामा मोर देन 1। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा करंट गेन किसमें होगा, अल्फा बीटा या गामा? अल्फा बीटा या गामा? तो ध्यान देना बेटा बीटा में कौन सी करंट है आईसी और गामा में कौन सी करंट है आईई। और हमें पता है आईसी के रेस्पेक्ट में आईई ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा करंट गेन गामा, उसके बाद बीटा और सबसे कम अल्फा। तो ये अल्फा बीटा गामा याद रखना है। अगला पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। बट जो करंट गेन मैंने बताया अल्फा बीटा गामा, इनमें रिलेशन भी होता है और जो हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं वो करंट की इक्वेशन से कर रहे हैं। एंड वी नो करंट इक्वेशन I इक्वल टू IB प्लस IC। कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड बाय IC। जब IC से डिवाइड करोगे तो IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1। अब बताइए IC अपॉन IE, वी नो अल्फा, अल्फा इज IC अपॉन IE। अल्फा IC अपॉन IE, तो IE अपॉन IC इज 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू होगा बीटा 1 प्लस बीटा एंड बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगला है बेटा इसी इक्वेशन को हमने IB से डिवाइड किया। जब IB से डिवाइड करोगे तो IE अपॉन IB इक्वल टू 1 प्लस IC अपॉन IB, तो रिलेशन आएगा गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, इस रिलेशन को देखो, ऐसे मत देखो। मैं इधर देखता हूँ, मैं डिराइव कर देता हूँ। बेटा वी नो IE इक्वल टू IB प्लस IC एंड कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड बाय IE।
मैंने पूरी इक्वेशन को IE से डिवाइड कर दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को IE से डिवाइड कर दिया, तो ध्यान देना बेटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा। Therefore 1 upon gamma equal to 1 minus alpha and gamma equal to 1 upon 1 minus alpha। अब आप कह रहे हो ये तीनों याद करने ही क्या? बेटा ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में रिलेशन डायरेक्टली पूछ लेता है। हाँ हाँ, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के रिलेशन की जरूरत नहीं है। मैं न्यूमेरिकल तो आपको बिना रिलेशन से बता दूंगा, और यदि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए तो फिर आपको रिलेशन याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम में डिराइव करोगे, और डिराइव करोगे तो टाइम लगेगा, और कंपटीशन में मेन एक चीज होती है टाइम। एक रिलेशन और होता है बेटा बीटा, एंड वी नो बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB। ध्यान देना मैंने इसको IE से डिवाइड किया और IE से मल्टीप्लाई भी कर दिया। बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, IE से मल्टीप्लाई किया, IE से डिवाइड किया, सोल्व करोगे तो ध्यान देना बेटा IC अपॉन IE अल्फा एंड I अपॉन IB गामा। तो रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू गामा। तो ये आपको रिलेशंस याद रखने हैं। चाहिए अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। बेटा पहला न्यूमेरिकल है फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा 50 फाइंड अल्फा। बीटा की वैल्यू 50 गिवन है, अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो ये तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि अल्फा ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले मैं सोल्व कर रहा हूं रिलेशन से, एंड वी नो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा मींस 50 अपॉन 1 प्लस 50, तो आंसर 50/51 बोलो आएगा। नाउ सेकंड मेथड, समझना। मान लीजिए आपको रिलेशन याद नहीं आ रहा, एग्जाम में आपको रिलेशन याद नहीं आ रहा, और रिलेशन याद भी आ रहा है तो याद मत करो, बिना रिलेशन के सोल्व करना गलत नहीं होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। बेटा क्वेश्चन में बीटा गिवन है, एंड बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, एंड दिस इक्वल टू 50, मतलब 50/1। हम 50 को 50/1 तो लिख सकते हैं। नाउ ट्रांजिस्टर में जो बेटा अल्फा बीटा गामा होते हैं, दीज अल्फा बीटा गामा आर द रेशो ऑफ करंट, कि ट्रांजिस्टर में करंट का रेशो कितना है। इफ बीटा 50, इट मींस इफ कलेक्टर करंट 50 टाइम्स, तो 1 पार्ट इज बेस करंट। यदि 50 कलेक्टर करंट है तो बेस करंट 1 पार्ट है, तो बताओ एमिटर करंट कितनी होगी। वी नो एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यदि कलेक्टर करंट 50 है, बेस करंट 1 है, तो 100% एमिटर करंट 51 होनी चाहिए। अब पूछो क्या पूछना है। अल्फा अभी बताते हैं, अल्फा इज IC अपॉन IE। IC अपॉन IE मतलब 50/51। आपसे पूछे गामा, बता देंगे गामा होगा IE अपॉन IB, इट मींस 51/1, तो आंसर इज 51। कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रिलेशन की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन बताओ फोर। अगला क्वेश्चन है फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा 0.96 फाइंड बीटा। IE 51 हो गया बेटा, कैसे हो गया? IE 51 कैसे हुआ समझो बेटा। एमीटर करंट होती है, एमीटर करंट होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट है 1, कलेक्टर करंट है 50, तो 50 + 1 51। अल्फा
alpha is IC upon IE and this equal to 96/100। रेशो लिखना है तो मैंने 96/100 लिख दिया। इट मींस एमीटर करंट 100, एमीटर करंट 100 तो कलेक्टर करंट 96, तो रिमेनिंग करंट इज बेस। तो बताओ बेस करंट कितनी? एमीटर 100 है, कलेक्टर 96 है, तो बेटा बेस 4 हो गई ना। अब बताओ बीटा क्या होता है? बीटा होगा आईसी अपॉन आईबी, आईसी 96, आईबी 4, तो आंसर इज 24। कर सकते हो। चाहिए अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन है इन ए ट्रांजिस इन द कैलकुलेट अमीटर करंट फॉर बेस करंट। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। बेस करंट इज 2 मिली एम्पियर, बेस करंट इज 2 मिली एम्पियर एंड बीटा इज 100। बेस करंट 2 मिली एम्पियर है, बीटा 100 है, एमीटर करंट पूछी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड समझना, समझना बेटा, वी नो बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी। अब क्वेश्चन में बीटा गिवन है, बेस करंट गिवन है, बट कलेक्टर करंट नोट गिवन। कलेक्टर नोट गिवन और पूछी कौन सी करंट है? एमीटर करंट। तो आप सबसे पहले कलेक्टर करंट को एमीटर में चेंज कर दो और कलेक्टर को लिखोगे एमीटर माइनस बेस अपॉन बेस। वैल्यू पुट करो बेटा, बीटा 100, एमीटर करंट फाइंड करना है। बेस करंट क्वेश्चन में गिवन है 2 मिली एम्पियर अपॉन 2 मिली एम्पियर। सोल्व करो तो एमीटर करंट आपको मिलेगी 202 मिली एम्पियर आएगा। ये फर्स्ट मेथड है। हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया? हमने फर्स्ट मेथड में करंट गेन को वही यूज किया और करंट को चेंज कर दिया। सेकंड मेथड हम करंट गेन भी चेंज कर सकते हैं। समझना बेटा, कौन सी करंट गिवन है? क्वेश्चन में बेस करंट गिवन है और बेस करंट देकर एमीटर करंट पूछी है। तो बताओ बेस करंट और एमीटर करंट में कौन सा करंट गेन होता है? एमीटर करंट फाइंड करना है, बेस करंट गिवन है और बेस एमीटर में करंट गेन गामा होता है एंड वी नो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा एंड दिस इक्वल टू आई अपॉन आई बी। वैल्यू पुट करो तो बेटा 1 प्लस 100 इक्वल टू आई बताना है और यह है 2 मिली एम्पियर। तो एमीटर करंट के लिए सोल्व करोगे, आंसर आएगा 202 मिली एम्पियर। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाता है। इन एमपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर इफ 90% of electron emit reach the collector, then find emitter current, base current and beta। बीटा भी बताना है, करंट गेन बीटा भी बताना है। आप समझना बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये तो कंफर्म है ऑब्जेक्टिव ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को आते ही सोल्व करना स्टार्ट कर दे। ऑप्शन ध्यान से देखो। कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर दे रखी है और एमीटर करंट पूछी है, तो ये तो कंफर्म है कि एमीटर करंट मोर देन कलेक्टर करंट। इफ कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर तो 100% एमीटर बड़ा 10 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 10 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर सेकेंड। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो ध्यान से देखना बेटा, कलेक्टर करंट इक्वल टू 90% ऑफ एमीटर करंट। एमिटेड का जितना परसेंट कलेक्टर पे जाएगा प्रोड्यूस कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्वेश्चन में गिवन है 10 मिली एम्पियर इक्वल टू 90/100 इनटू आई। तो आई के लिए सोल्व करोगे ये आएगा 100/9
इक्वल टू 11.11 मिली एम्पियर। अब आपको बेस करंट बतानी है, तो बेस करंट आप लिख सकती हो या तो 10% ऑफ IE। एमीटर करंट पता लगी बेटा, एमीटर करंट पता है, अब उसका जितना परसेंट बेस में रिकमाइन होगा, यदि कलेक्टर पे 90% शिफ्ट हुआ है तो बचा हुआ 10% बेस में रिकमाइन होगा ना। तो बेस करंट बनेगी 10% ऑफ आई, सोल्व कर लो तो 10/100 मल्टीप्लाई 100/9, सोल्व करोगे तो 10/9 मतलब 1.11 मिली एम्पियर। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकती हो, बेस करंट इक्वल टू एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट पता है, कलेक्टर करंट पता है, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 1.11 मिली एम्पियर। क्लियर। अब आपसे पूछा बीटा, तो बेटा बीटा बीटा होता है IC अपॉन IB। IC कितना 10 मिली एम्पियर और बीटा लिखेंगे 10/9 मिली एम्पियर, तो बीटा कितना 9। क्लियर। अब इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड समझना बेटा, जब भी आपको परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दिया हो, बेस में इतना परसेंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या इतना परसेंट चार्ज कैरियर कलेक्टर पे जा रहा है, इतना परसेंट बेटा ये 1.11 है, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है, ऑप्शन में पॉइंट कंसीडर नहीं किया है, अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है। समझना बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में करंट गेन गिवन हो तो सॉरी, जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन गिवन हो और ऐसा क्वेश्चन आए, कलेक्टर करंट देकर बेस करंट पूछे या करंट गेन पूछे, तो आप सबसे पहले बीटा निकालो, and beta is IC upon IB. Beta is IC upon IB. What is IC? जितना एमिटेड चार्ज कैरियर कलेक्टर पे जाएगा, प्रोड्यूस कलेक्टर करंट, तो IC को हम लिखेंगे 90% ऑफ IE। बेटा बेस करंट मतलब जितना चार्ज कैरियर बेस में रिकम्बाइन होगा, प्रोड्यूस बेस करंट, यदि 90% कलेक्टर पे गया है तो बेस में 10% ही रिकम्बाइन हुआ होगा, तो बेस करंट लिखेंगे 10% ऑफ IE। ICI कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो बीटा कितना मिला आपको 9। जब बीटा पता लग गया तो बेस करंट बता सकते हैं, और बेस करंट को डायरेक्ट लिखोगे IC अपॉन बीटा, इट मींस 10/9 मिली एम्पियर। बेस करंट पता लग गई तो एमीटर करंट भी बता सकते हो। बेटा आप लिख रहे हो समर्थ सिंह, बेटा आप लिख रहे हो करंट नेगेटिव हो सकती है क्या, बेटा यहाँ नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, और तो ऑप्शन बना रखे हैं, बस 4 ऑप्शन तो बनाने पड़ेंगे ना, इससे उसने माइनस बना रखा है, बाकी कोई मतलब नहीं है। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है नाउ, अगला आर्टिकल है बाइसिंग, सॉरी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, मैंने कहा था ट्रांजिस्टर वर्क इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तो हमारे सिलेबस में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन एमिटर को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, और पहला पॉइंट आता है बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। एंड फर्स्ट हम यूज करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। बेटा पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, समझना। एन पी एन, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। क्या निशांत कुमार क्या बोल रहा है बेटा, मिली एम्पियर टू एम्पियर का क्या मतलब है? आप कहना चाह रहे हो कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कनेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों करूं मैं कनेक्ट, जब आंसर ही मिली एम्पियर में देना है तो एम्पियर में चेंज क्यों करूं उसको?
या यूनिट चेंज होने का क्या मतलब है? ध्यान देना बेटा, ये जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं जंक्शन बिटवीन बेस अमीटर, और ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। क्लियर है? इसको हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है और इसको हमें रिवर्स बायस में रखना है। अब हम बायसिंग समझना। जब हम बेस अमीटर जंक्शन की बायसिंग डिसाइड करेंगे, बेस बेस अमीटर जंक्शन की बायसिंग डिसाइड करेंगे तो कलेक्टर को नहीं देखेंगे। बेटा आप कलेक्टर को छोड़ दो, केवल बेस अमीटर जंक्शन को देखो। एंड वी नो फॉर फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल ऑफ P must be greater than potential of N. For forward bias, potential of P must be greater than potential of N. It means for forward bias, potential of base greater than potential of emitter. एमिटर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और बेस पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। यदि फॉरवर्ड बायस करना है तो पी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मींस एमिटर के रेस्पेक्ट में बेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। बेटा इस जंक्शन को रिवर्स करना है। जब हम बेस कलेक्टर की बात करेंगे तो अमीटर को मत देखो। एंड वी नो फॉर रिवर्स बायस potential of N is greater than potential of P. Reverse bias potential of N is greater than potential of P. Base is a P type semiconductor and collector is a N type semiconductor. बेटा रिवर्स बायस में रखना है। कौन से बायस में रखना है? रिवर्स। तो रिवर्स रखने के लिए P के रेस्पेक्ट में कलेक्टर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए ना। मीन्स रिवर्स करना है तो बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर का पोटेंशियल और ज्यादा होना चाहिए। मीन्स यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा बेटा कलेक्टर का, और सबसे कम पोटेंशियल होगा मीटर का। क्लियर? अब ध्यान देना, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही। यदि मैं आपको कॉमन बेस की बात करूं, मैं कहूं कि ट्रांजिस्टर कॉमन बेस है, तो जिस टर्मिनल को कॉमन किया जाता है उसका पोटेंशियल जीरो मानते हैं। जिस टर्मिनल को कॉमन किया जाता है उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में बाकी टर्मिनल का पोटेंशियल डिसाइड किया जाता है। यदि बेस कॉमन है तो बेस पोटेंशियल जीरो। बेस का पोटेंशियल जीरो तो बेटा एमीटर का पोटेंशियल तो बेस से कम होगा, इसलिए एमीटर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यही बात हम कहें कॉमन एमीटर में। यदि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है तो एमीटर का पोटेंशियल जीरो। अब बेटा बेस का पोटेंशियल तो एमीटर से ज्यादा होगा ना, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, और कलेक्टर का पोटेंशियल बेस से और ज्यादा होना चाहिए, मींस यहाँ डबल पॉजिटिव होना चाहिए। यही बात कॉमन कलेक्टर के लिए करें तो कलेक्टर का पोटेंशियल जीरो। बेस कम होना चाहिए तो नेगेटिव होना चाहिए, और एमीटर और कम होना चाहिए तो डबल नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांजिस्टर की बायसिंग चेक कर सकते हैं। यही मान लीजिए आपको पीएनपी दिया होता, पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएनपी एमीटर बेस कलेक्टर, यह है जंक्शन बिटवीन बेस एमीटर और यह है जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर। बेटा इसको करना है फॉरवर्ड बायस और इसको करना है रिवर्स बायस। ध्यान से देखना, पहले हम बेस एमीटर जंक्शन की बायसिंग की बात करें तो कलेक्टर को मत देखो, कलेक्टर को देखो ही मत। अब बेटा यदि जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो विद रेस्पेक्ट टू एन पी जेट हाई पोटेंशियल। यदि फॉरवर्ड करना है तो पी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, और पी कौन सा रीजन है? एमीटर, मींस पोटेंशियल ऑफ एमीटर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बेस। जब एमीटर का पोटेंशियल बेस से ज्यादा होगा बेटा तब ये जंक्शन फॉरवर्ड होगा ना। बेस कलेक्टर जंक्शन को देखो,
जब बेस कलेक्टर जंक्शन की बात करेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन की बात करेंगे, तो बेटा जंक्शन रिवर्स बायस रखना है। एंड वी नो फॉर रिवर्स बायस पोटेंशियल ऑफ एन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पी। रिवर्स बायस करने के लिए जो एन का पोटेंशियल है वो पी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब बेस का पोटेंशियल कलेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो बोलेंगे बेस का पोटेंशियल कलेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? पीएनपी में। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर मैक्सिमम पोटेंशियल एट एमिटर, और एमपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर मैक्सिमम पोटेंशियल एट कलेक्टर। तो बाइसिंग आपको याद रखनी है। इसके बाद सेकंड आर्टिकल है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अब बेटा मैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में, ये मैंने डायग्राम, ये मैंने आपको क्यों ट्रांजिस्टर से बताया था सिंबल से, अब मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं। ये प्लस, ये प्लस, एमिटर पोटेंशियल जीरो। बेटा ये एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। अब समझना, समझना, मैंने ध्यान देना बेटा, यदि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एनपीएन, ये एन है, ये पी है, और ये एन है। यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ध्यान से देखना बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होता है? कॉमन कलेक्टर में देखेंगे तो कॉमन कलेक्टर सबसे ज्यादा पोटेंशियल कलेक्टर का होता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कलेक्टर का होता है। इसलिए मैंने यहाँ डबल बैटरी कनेक्ट की है। अब मैं वर्किंग समझा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। बेटा मैंने कहा कि ये बैटरी 2 वोल्ट की है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव पोटेंशियल बिकम जीरो। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बेस से जुड़ा हुआ है। यदि बैटरी 2 वोल्ट की है तो बेस का वोल्टेज 2 वोल्ट लिखोगे। बैटरी का पॉजिटिव बेस से जुड़ा हुआ है तो बेस का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। तो बेस का वोल्टेज 2 है किसके रेस्पेक्ट में? बेस का वोल्टेज 2 एमीटर के रेस्पेक्ट में 2 है, क्योंकि एमीटर जीरो पर है। तो बेस पर जितना भी वोल्टेज होता है, दिस वोल्टेज इज नोन एज वीबीई। VBE, potential of base with respect to emitter, and this base voltage decided the biasing of base emitter junction। बेटा एमिटर किस पे है? एमिटर जीरो पर है, एमिटर जीरो पर है, बेस का वोल्टेज 2 है, तो बेस वोल्टेज डिसाइडेड द बाइसिंग ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। यदि बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड करना है तो एमिटर के रेस्पेक्ट में बेस का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, मींस बेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? चाहिए। अगला ध्यान से देखना बेटा, हम कंसीडर करेंगे बैटरी 5 वोल्ट की है। ये बैटरी 5 वोल्ट की है, बैटरी का नेगेटिव तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो कलेक्टर का वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। तो कलेक्टर वोल्टेज को क्या बोलोगे? कलेक्टर वोल्टेज इज 5 विद रेस्पेक्ट टू, कलेक्टर वोल्टेज 5 विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। तो कलेक्टर पे जो भी वोल्टेज होगा, this voltage is known as VCE, potential of collector with respect to emitter, and collector voltage decided the biasing of base collector junction। कलेक्टर वोल्टेज डिसाइडेड द बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। अब आप बेस कलेक्टर जंक्शन यहाँ पे है, यह है जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर
ध्यान से देखना बेटा, पी पर कितना 2, एम पर कितना 5। इफ पी पर 2, एम पर 5, तो जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, जंक्शन इज इन रिवर्स। तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स, तो ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड। क्लियर है? तो बेस वोल्टेज डिसाइडेड द बायसिंग ऑफ बेस एमिटर जंक्शन एंड कलेक्टर वोल्टेज डिसाइडेड द बायसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, when VCE greater than VBE, then बेटा हम कंसीडर कर रहे हैं कि कलेक्टर का वोल्टेज बेस से ज्यादा है। कलेक्टर वोल्टेज ग्रेटर देन बेस वोल्टेज, देन जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर इज इन रिवर्स बायस एंड transistor is in active mode. कलेक्टर वोल्टेज ग्रेटर देन बेस वोल्टेज, तो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड। सेकंड पॉइंट, व्हेन VCE लेस देन VBE, देन समझना, मैंने कहा कलेक्टर का वोल्टेज है 1 वोल्ट, कलेक्टर वोल्टेज 1 वोल्ट। बेटा मैंने बेस का वोल्टेज चेंज नहीं किया। यदि बेस का वोल्टेज चेंज नहीं किया तो बेस एमिटर जंक्शन की बायसिंग चेंज नहीं होगी, मतलब बेस एमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड ही रहेगा। मैंने वोल्टेज किसका चेंज किया? कलेक्टर का। और जब कलेक्टर का वोल्टेज 1 होगा तो बताओ बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड, बोथ फॉरवर्ड सैचुरेशन मोड। तो लिख सकते हैं जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड ट्रांजिस्टर is in saturation mode. ट्रांजिस्टर कौन से मोड में होगा? व्हाट इज सैचुरेशन मोड? अभी टेंशन मत, दिमाग बिल्कुल भी मत लगा, बट अभी दिमाग बिल्कुल भी मत लगा कि जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो क्या होगा। अभी मैं वोल्टेज के बेसिस पर इसके मोड बता रहा हूं कि कब मोड एक्टिव मोड होगा, कब मोड सैचुरेशन मोड होगा, जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन एज ए स्विच, तो जब मैं स्विच बताऊंगा तब आपको खुद दिखेगा कि हाँ से ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ गया है और ये स्विच की तरह काम करेगा। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो इसका बिहेव किस तरह का होगा वो मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट में बताऊंगा, और वहां तक मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यह सब चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि हम स्विच को आराम से समझ सकें। क्लियर? चाहिए जी। एक खाली पेज और इसका भी यूज करें। समझना, आपके एग्जाम में इस तरह का एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है। मॉड्यूल में बेटा एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3 में होगा। उसमें 4 डायग्राम दिए हैं, अलग अलग बैटरी लगा रखी है, पूछा गया है कि कौन सा डायग्राम सही है। समझना, ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अब इसमें आपको ये ग्राउंड, ये टर्मिनल है एमिटर, ये टर्मिनल है कलेक्टर और ये टर्मिनल है बेस। इसमें आपको बेटा एक बैटरी तो यहां लगानी है और एक बैटरी यहां लगानी है, और बैटरी इस तरह से लगानी है कि ट्रांजिस्टर बिकम इन एक्टिव मोड। ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है कि बैटरी का कनेक्शन किस तरह से होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मैं नहीं दे रहा, चिंता मत कर, मैं नहीं दे रहा, मैं तो डायरेक्ट मैथ बता रहा हूँ। समझना, ऑप्शन आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सीधा तरीका, सबसे सिंपल तरीका, आपको बैटरी करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगानी है। बस आप बैटरी करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा दोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। अब करंट के डायरेक्शन कैसे देखेंगे? बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमिटर से करंट बाहर,
एम्पियर है तो मीटर से करंट बाहर, यदि एमीटर से करंट बाहर तो बेस से करंट अंदर, कलेक्टर से भी करंट अंदर। एमीटर से करंट बाहर जा रही है तो बेस से करंट अंदर जाएगी, कलेक्टर से भी करंट अंदर जाएगी, और अंदर जाने के लिए बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा जब बैटरी का पॉजिटिव होगा तभी तो बैटरी ट्रांजिस्टर को करंट सप्लाई करेगी। इधर से भी करंट सप्लाई हो रही है, इधर भी बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए, और याद रखना इधर के साइड हमेशा बैटरी बड़ी बनानी है, इधर की तरफ बैटरी बड़ी बनानी है, तो हमें कुछ नहीं करना, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बैटरी बना दो। करंट जा रही है तो बैटरी का पॉजिटिव, करंट जा रही है तो बैटरी का पॉजिटिव, और यदि करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बैटरी बनाई है तो आंसर करेक्ट होगा। कर सकते हो? चलिए जी, अगला पॉइंट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। बेटा कॉमन एमिटर सिलेबस में है तो हम उसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है, सर्किट डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत ले। ये मत पूछा अगर क्या इंपॉर्टेंट है, यदि इंपॉर्टेंट ही पढ़ाना होता तो अब तक तो ट्रांजिस्टर कब का खत्म हो चुका होता। ध्यान देना बेटा, ये जो सर्किट डायग्राम बन रहा है ये प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है। जब हम 12th क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं तो इस तरह का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मैं इस तरह का डायग्राम नहीं बनाकर इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बना देता हूं। यह कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में कम आता है, इसलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल तरीके से बना देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। ये एरो, ये ग्राउंड, ये टर्मिनल कलेक्टर, बेटा ये भी एमीटर, ये भी एमीटर, ये टर्मिनल बेस। इधर वाले सर्किट को हम बोलते हैं इनपुट सर्किट, इधर वाले सर्किट को बोलते हैं आउटपुट सर्किट। इधर वाली सर्किट में जो करंट होगी इसको बोलेंगे इनपुट करंट, एंड इनपुट करंट इज बेस करंट अंदर की तरफ। इधर वाले सर्किट में जो करंट होगी वो होगी कलेक्टर करंट, एंड कलेक्टर करंट इज आउटपुट करंट। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज VCE। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे इनपुट वोल्टेज VBE। अब ये जो सर्किट डायग्राम ऊपर बना हुआ है बेटा, ये डायग्राम प्रैक्टिकल है, हम इन रियोस्टेट रेजिस्टेंस वगैरह की हेल्प से इन वोल्टेज को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ड्रॉ करना होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, एंड ई इज अर्थेड। बेटा ई का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, जिसको कॉमन किया है उसका पोटेंशियल जीरो मानना ही पड़ता है, इसलिए ई को हमेशा ग्राउंडेड रखेंगे। कॉमन टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, समझना। बेटा हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करना है, यह है इनपुट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का सिंपल सा मीनिंग होता है एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब बताओ इनपुट वोल्टेज इज VBE। VB का मतलब है बेस का वोल्टेज, इनपुट करंट का मतलब बेस करंट। तो सिंपल सा मीनिंग है, इस बेस वोल्टेज के साथ बेस करंट किस तरह से चेंज होती है, दिस ग्राफ इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ध्यान देना, मैंने बताया था इन ट्रांजिस्टर बेस वोल्टेज डिसाइडेड द बायसिंग ऑफ बेस एमिटर जंक्शन। Base voltage decided the biasing of base emitter junction, and in transistor base emitter junction BOH diode। जब बेस एमिटर जंक्शन का बैरियर फिनिश होगा तभी चार्ज कैरियर एमिटर से बेस में जाता है।
जब चार्ज कैरियर एमिटर से एमिट होगा, दोबारा बता रहा हूं, समझना बेटा, जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, बेस अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, पर फॉरवर्ड बायस में ध्यान क्या होता है, जो एक्सटर्नल बैटरी होती है वो बैरियर को हटा देती है, और जब बैरियर हटता है तभी चार्ज कैरियर एमिटर से बेस में जाएगा। जो बेस अमीटर जंक्शन होता है उसका बिहेव डायोड की तरह होगा, क्योंकि जब उसका बैरियर फिनिश होगा तभी वो करंट अलाउ करेगा। और बेस का वोल्टेज इस बेस एमिटर जंक्शन की बायसिंग को डिसाइड करता है। तो याद रखना, जो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायस डायोड। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायस डायोड, क्योंकि जब तक बैरियर फिनिश नहीं होगा जंक्शन करंट अलाउ नहीं करेगा। And when junction allow current, then in forward bias current exponentially increase. याद करिए, डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जस्ट अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड बायस डायोड। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है और प्रैक्टिकली इस तरह का ग्राफ आता है। क्लियर? अब आपसे पूछे इन इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, बेटा ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, और इनपुट में बेस आ रहा है, इसको हम बेस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, मतलब चेंज इन वी बी ई अपॉन चेंज इन आई बी, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। बताया था मैंने। बताओ, इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बताओ इनपुट रेजिस्टेंस लो या हाई? इनपुट रेजिस्टेंस, base emitter junction is in forward bias, so input resistance is low because junction is in forward bias। तो ये इनपुट का ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ है। सेकंड है आउटपुट ग्राफ। बेटा आउटपुट ग्राफ का यहां लिख देता हूं मैं, यह है इनपुट करंट आई बी, यह है इनपुट वोल्टेज वीबीई। आउटपुट ग्राफ बनाना है। आउटपुट ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द आउटपुट करंट आईसी एंड आउटपुट वोल्टेज वीसीई। तो आउटपुट ग्राफ का क्या मीनिंग है? बेटा आउटपुट ग्राफ का मीनिंग होता है ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट। वीसीई का मतलब है कलेक्टर पोटेंशियल। मीन्स जब हम कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज करते हैं तो कलेक्टर पोटेंशियल के साथ कलेक्टर करंट किस तरह से चेंज होती है। और मैंने कहा था कि कलेक्टर वोल्टेज डिसाइडेड द बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन, या कलेक्टर पोटेंशियल डिसाइडेड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। मैंने दो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, वर्किंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, मैंने कलेक्टर वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन मोड भी बताया था, और कलेक्टर वोल्टेज के साथ मैंने उसका एक्टिव मोड भी बताया था। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो प्रैक्टिकली इस तरह का ग्राफ होता है। यह प्रैक्टिकल ग्राफ है, याद रखना है। और यदि हम डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट का ग्राफ बनाए तो इस तरह का ग्राफ बनता है। अब मैं इसके पैरामीटर बता रहा हूँ, इनपुट बता रहा हूँ, समझना बेटा। आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब कलेक्टर रजिस्टर, इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट। इट मींस चेंज इन VCE अपॉन चेंज इन IC, and this equal to 1 upon slope. Now first O2A, ग्राफ में दो रीजन बना रखे हैं बेटा। पहला रीजन है O से लेकर A तक, और दूसरा रीजन है A से लेकर B तक। मैं बात कर रहा हूं O2A। बताओ O2A ग्राफ का स्लोप लो या हाई? O से A तक बेटा O2A स्लोप ऑफ ग्राफ इज हाई। इफ स्लोप हाई तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज लो। Output resistance low means junction between base collector is in forward bias and transistor is in saturation mode.
सेकेंड ए टू बी, बताना ए टू बी स्लोप, बेटा ए टू बी स्लोप इज लो। जब स्लोप लो है तो एक्स एक्सेस के पैरेलल ना, मतलब स्लोप इज वेरी वेरी लो। इफ स्लोप वेरी लो तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। हाई रेजिस्टेंस मींस जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर इज इन रिवर्स बायस एंड जंक्शन ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड। क्लियर है? अब इसको मैं और दोबारा समझा रहा हूं, अब अलग तरीके से समझा रहा हूं, समझना। बेटा ध्यान देना, जब हम आउटपुट ग्राफ प्लॉट करते हैं, आउटपुट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेस टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, मतलब बिटवीन बेस अमीटर करंट फ्लो हो रही है। और हमें पता है बिटवीन बेस, ये कहां से दब रहा है, एक मिनट, बिटवीन बेस का एमीटर बेटा करंट तभी फ्लो होगी जब जंक्शन का बैरियर ओवरकम होगा। जंक्शन बेस अमीटर से जंक्शन तभी करंट फ्लो होगी जब जंक्शन का बैरियर ओवरकम होगा, और बैरियर को ओवरकम करने के लिए इस बेस का वोल्टेज 0.7 तो होना ही चाहिए। जब बेस पर वोल्टेज 0.7 होगा तभी बेटा इसका बैरियर ओवरकम होगा और तभी यहां से करंट फ्लो होगी। अब ध्यान देना, ट्रांजिस्टर है एन पी और एन। हम कलेक्टर पोटेंशियल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ग्राफ में देखोगे तो हम कलेक्टर का पोटेंशियल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी कंसीडर कलेक्टर पोटेंशियल 0.1 वोल्ट। कलेक्टर पोटेंशियल को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यदि कलेक्टर पोटेंशियल 0.1, तो बताइए जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर, यह है जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर, बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। यदि फॉरवर्ड तो ट्रांजिस्टर कौन से मोड में, सैचुरेशन मोड में। जब इस वोल्टेज को इंक्रीज करते गए एंड वी कंसीडर दिस वोल्टेज इज 0.8 वोल्ट। जैसे ही कलेक्टर वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन बेस वोल्टेज, बेटा जंक्शन बिकम रिवर्स एंड ट्रांजिस्टर कन्वर्ट इन एक्टिव मोड। तो पहले कलेक्टर वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड से एक्टिव मोड में चला जाएगा। तो ग्राफ में याद रखना, O2A इज द सैचुरेशन मोड एंड A2B एक्टिव मोड। इससे ज्यादा ग्राफ में आपसे कोई नहीं पूछेगा। चलिए अगला पॉइंट। अब हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के इंपोर्टेंट पैरामीटर्स बता रहे हैं। बेटा कॉमन एमिटर के इंपोर्टेंट पैरामीटर बता रहे हैं। पहला पैरामीटर होता है करंट गेन। करंट गेन का मीनिंग होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यदि हम कॉमन एमिटर में बात करें, इन कॉमन एमिटर, तो करंट गेन रिप्रेजेंट बाय बीटा एंड दिस इक्वल टू IC अपॉन IB होगा। चलिए वोल्टेज गेन की बात करें, तो बेटा वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और इसको लिख सकते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट मल्टीप्लाई आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट? करंट गेन। तो इन कॉमन एमीटर जो वोल्टेज गेन होगा इसको AB से लिखेंगे एंड दिस इक्वल टू बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, या वोल्टेज गेन लिख सकते हैं बीटा, या तो यहाँ लिखा हुआ है करंट गेन मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस गेन, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पैरामीटर, अब आपसे पूछे पावर गेन, तो बेटा पावर का पावर गेन की बात करें तो पावर गेन का मीनिंग है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। बेटा पावर के तीन फॉर्मूले यूज करते हैं, एक तो आई स्क्वायर आर, एक वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आई इंटू वी। यदि आई स्क्वायर आर से बात करेंगे तो करंट गेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस गेन। तो पावर गेन इन कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर जो पावर गेन है,
पावर गेन का फॉर्मूला बन जाएगा बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बेटा एक फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर से बनेगा वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज गेन स्क्वायर आर इनपुट अपॉन आर आउटपुट, क्योंकि आर इनवर्स में ही एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, मतलब ये बनेगा वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई करंट गेन बीटा। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये कॉमन एमीटर में बताए हैं। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में कॉमन एमीटर की जगह कॉमन बेस पूछा जाए, यदि एग्जाम में कॉमन एमीटर की जगह कॉमन बेस में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बीटा रिप्लेस बाय अल्फा। यदि कॉमन बेस के ये पूछा है तो बीटा रिप्लेस बाय अल्फा, और कॉमन कलेक्टर के ये फाइंड करना है तो बीटा रिप्लेस बाय गामा। बीटा को चेंज कर देना, फॉर्मूले तो वही रहेंगे। कॉमन बेस में पूछा जाए तो बीटा रिप्लेस बाय अल्फा एंड कॉमन कलेक्टर बीटा रिप्लेस बाय गामा। अगला पॉइंट आता है ट्रांस कंडक्टेंस। बेटा ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन किया है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ध्यान देना मैंने इनपुट करंट से मल्टीप्लाई किया, इनपुट करंट से डिवाइड किया, तो ये बन गया करंट गेन बीटा और ये बन गया 1 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो बीटा का करंट ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला बना बीटा अपॉन आर इनपुट। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, ध्यान देना। बेटा आपसे पूछा जाए मैक्सिमम करंट गेन in which configuration करंट गेन मैक्सिमम। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिफरेंट, इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिफरेंट। यदि करंट गेन की बात करें तो मैक्सिमम करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर। सेकंड आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वोल्टेज गेन, तो मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज कॉमन बेस। और आपसे पूछा जाए थर्ड मैक्सिमम पावर गेन, तो मैक्सिमम पावर गेन इन कॉमन एमीटर, बिकॉज जो कॉमन एमीटर होगा इन कॉमन एमीटर बेटा जो करंट गेन होता है ये भी मोर देन 1 होता है और जो वोल्टेज गेन होता है वो भी मोर देन 1 होता है। सो पावर गेन इज मैक्सिमम। अब कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस याद रखना इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। हाँ बेटा इन सबको याद रखना है और ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बेटा वोल्टेज गेन 50, कॉमन एमीटर है वोल्टेज गेन 50, इनपुट इंपीडेंस 100 ओम एंड आउटपुट इंपीडेंस 200 ओम, पावर गेन बताना है। ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज हाउ आउटपुट करंट चेंज, इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट करंट किस तरह से चेंज होती है, दिस इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस। पावर गेन बताना है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा सर यहाँ इंपीडेंस क्यों लिखा, बेटा इंपीडेंस इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर से सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं तो एसी वोल्टेज सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं, और आपने पढ़ा होगा एसी में हम रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस बोल देते हैं, तो रेजिस्टेंस बोले या इंपीडेंस बोले दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पावर गेन पूछा है वोल्टेज गेन दिया है तो या तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करें, हमें पता है पावर गेन का फॉर्मूला बताया था वोल्टेज गेन स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इनपुट अपॉन आर आउटपुट। वोल्टेज गेन है 50 का स्क्वायर, इनपुट रेजिस्टेंस है 100 एंड आउटपुट रेजिस्टेंस 200, सोल्व करोगे 1250।
या फिर दूसरा मेथड, वी नो वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन बीटा मल्टीप्लाई आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बेटा वोल्टेज गेन कितना दिया 50, बीटा मल्टीप्लाई आउटपुट रेजिस्टेंस 200 एंड इनपुट रेजिस्टेंस 100, देन बीटा इक्वल टू 25 एंड वी नो पावर गेन इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाई वोल्टेज गेन। करंट गेन 25, वोल्टेज गेन 50, तो आंसर 1250। अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर करंट गेन 100, if load resistance 3 kilo ohm, input resistance 1 kilo ohm, then what will be voltage gain? समझना, एक ही तरह के क्वेश्चन में पर अलग अलग टर्म यूज करने हैं। अब इसने यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस की जगह लोड रेजिस्टेंस बोला है। बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि जिस पर आउटपुट लिया जाता है उसको लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पता है, बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बीटा की वैल्यू 100, आर आउटपुट 3 किलो ओम और इनपुट 1 किलो ओम, तो आंसर इज 300। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांजिस्टर वर्क इन कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मोड में वर्क कर रहा है, कलेक्टर करंट गिवन, बेस करंट गिवन, बेस रेजिस्टेंस गिवन, ट्रांस कंडक्टेंस बताना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस मैंने बताया था आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट, इनपुट वोल्टेज मतलब वीबीई। अब आपको क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज नोट गिवन, इफ इनपुट वोल्टेज नोट गिवन, पर बेटा इनपुट करंट गिवन है, इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, तो लिख सकते हैं आईसी इनपुट करंट आईबी मल्टीप्लाई इनपुट रेजिस्टेंस आरबी। सॉल्व करो। आईसी की वैल्यू है 2 में ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आईबी को ये 5 माइक्रो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एंड रेजिस्टेंस इज 500। कितना आ रहा है 0.8 यूनिट ओम इनवर्स। अगला क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन नेट में आया था, इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन जी and trans conductance 0.03 and current gain 25. If above transistor replaced by another one, this trans conductance 0.02 and current gain 20, तो voltage gain पूछा है, ये नेट में आया था। समझना बेटा वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, बोल सकते हैं आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज। और ध्यान देना आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस मल्टीप्लाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे वोल्टेज गेन प्रोपोर्शनल टू ट्रांस कंडक्टेंस। बेटा बाद में वोल्टेज गेन बताना है जी डैश, पहले वोल्टेज गेन था जी, बाद में ट्रांस कंडक्टेंस 0.02, पहले ट्रांस कंडक्टेंस था 0.03, तो जी डैश का ये सोल्व करोगे आंसर 2/3 जी। कर सकते हो। आगे क्या है, आगे अगला पार्ट स्टार्ट हो गया। तो यहां तक अपना, हाँ तो टाइमर हटा रहा हूँ, चिंता मत कर बेटा, टाइमर हटा रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ मैं 2 मिनट में। यहां तक अपना ट्रांजिस्टर का जो मेन पार्ट है वो डिस्कस हो गया। बेटा ट्रांजिस्टर होता क्या है, वर्किंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की 2 एप्लीकेशन मेनली हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड सेकंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट टर्न पे हम एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां तक अपना डायोड वाला आर्टिकल तो सब कंप्लीट हो गया ना।
कल आपके पास हॉलीडे है, कल कोई क्लास नहीं है, नहीं कोई डाउट काउंटर है, तो कल आप डायोड वाला पार्ट पोर्शन में मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या उसके सॉल्व एग्जांपल हो, या बिगनर बॉक्स हो, जितने भी क्वेश्चंस डायोड से रिलेटेड है वो सब आप कर सकते हो। ट्रांजिस्टर में भी बहुत सारा पार्ट हो गया है पर अभी बचा हुआ है, बट आप मॉड्यूल डिस्कशन यहाँ नहीं हो पाएगा। मॉड्यूल डिस्कशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक ऐप दे रखी है, जो भी डाउट हो ऐप के थ्रू पूछ लेना। चाहिए मेरा मोबाइल नंबर चाहिए क्या? मोबाइल नंबर तो बेटा मैंने कई भी दिए थे, दोबारा लिख देता हूँ। मैं मोबाइल नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं एक बार हैंड आउट वगैरह सब सेंड कर। बेटा मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, और हैंड आउट में मैंने आपको अपलोड कर दिया है, हैंड आउट पर अपलोड कर दिया है। अब मैं आपको गूगल ड्राइव पे भी इसको अपलोड कर देता हूँ। बेटा मिल गया आपको? मैंने हैंड आउट सेंड कर दिया, मिला नहीं मिला आपको?
मिल गया, गूगल ड्राइव पे भी बेटा मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। और कल कोई क्लास नहीं रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर देंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में अपन लॉजिक गेट कंप्लीट कर देंगे। चलिए ओके बेटा, बाय बाय।